अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर नंबर 10 में। इस लेक्चर में यूज़ किए गए नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेक्चर के एंड में प्रोवाइड किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है करेक्टनेस, कंसाइसनेस एंड कर्टेसी। चलिए अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेक्चर नंबर 10 है करेक्टनेस के हवाले से। जो 6 और 7 सीज़ हैं कम्युनिकेशंस के, उसके बारे में हमारा लेक्चर चल रहा है। लेक्चर नंबर 9 में कुछ सीज़ जो हैं वो हमने कवर कर लिए थे। मज़ीद नेक्स्ट जो सीज़ हैं वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सीज़ से मुराद ये है कि करेक्टनेस, कंसाइसनेस एंड कर्टेसी, ऐसे 7 सीज़ हैं दैट इज़ यूज फॉर इम्प्रूव कम्युनिकेशन। तो कंक्रीटनेस में देख लेते हैं। द कंक्रीटनेस प्रिंसिपल इज़ मोर देन प्रॉपर ग्रामर, पंचुएशन एंड स्पेलिंग। यानी कि कंक्रीटनेस प्रिंसिपल की जब आप करेक्टनेस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो करेक्टनेस से मुराद ये नहीं है कि आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, पंचुएशन ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें की अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस है, लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या आप ऐड करते हैं, वो चीज़ें भी बड़ी मैटर करती हैं इनके अंदर। मैसेज में भी परफेक्टली ग्रामेटिकली एंड मैकेनिकली बट स्टिल लूज अ कस्टमर एंड फेल टू अचीव द पर्पस। यानी कि एक मैसेज जो है वो ग्रामेटिकली भी ठीक है और मैकेनिकली भी ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक कस्टमर की अटेंशन अटेंड नहीं कर पाता। कस्टमर इन अ सेंस ये कि आप अगर अपने कस्टमर को ईमेल लिख रहे हैं या कोई मैसेज उसे टाइप कर रहे हैं या उसकी किसी क्यूरी का जवाब दे रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो वो रिप्लाई इतना इफेक्टिव नहीं होता इवन कि आपका ग्रामेटिकली भी ठीक होता है और मैकेनिकली भी स्ट्रक्चर जो है उसका ठीक होता है। जैसे कि मिस्टेक्स जो होती हैं नेम्स में होती हैं, फिगर, फैक्ट एंड वर्ड। जब आप मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो आप नेम्स में गलतियां कर देते हैं। फिगर्स यानी कि जो आप अकाउंटिंग फिगर्स दे रहे होते हैं, जैसे रुपीज़ लिख रहे हैं या दूसरी चीज़ें लिख रहे हैं या कोई फैक्ट्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो या बहुत ज़्यादा वर्ड्स आपने उसके अंदर यूज़ कर लिए, तो इनके अंदर मिस्टेक जो है वो हो सकती है। मिस्टेक इन पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, यानी कि पंचुएशन जो आपने लगानी है, जैसे कोमा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, इसमें आप मिस्टेक्स कर देते हैं या कैपिटलाइजेशन में मिस्टेक्स हो जाती हैं। मिस्टेक इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज, यानी ये जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आप अक्सर औकात मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये जो 3 हाईलाइटेड पॉइंट्स में मिस्टेक्स आपको दिखाई गई हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो करेक्टनेस के दौरान हो जाती हैं। तो जब भी आपने कम्युनिकेशन करा है इन रिटर्न, वर्बली तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, अगर होती भी हैं तो नोटिस में नहीं आती, तो लेकिन जब आपने एक रिटर्न मैसेज करना है तो इन 3 चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। अब मिस्टेक्स इन नेम, फिगर एंड फैक्ट्स क्या है, इन तीनों हाईलाइटेड पॉइंट्स को हम डिटेल में देख लेते हैं। एनी मिस्टेक्स इन नेम्स, फिगर, फैक्ट एटसेट्रा कैन मेक योर मैसेज अनक्लियर। यानी कि अगर आप नेम्स में कोई मिस्टेक्स कर देते हैं या फिगर्स या फैक्ट्स में कोई मिस्टेक कर देते हैं तो आपका मैसेज जो है वो अनक्लियर हो जाता है और आपके रीडर को या आपके कस्टमर को कंफ्यूज कर देता है। ऐसी मिस्टेक्स जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती हैं। आप इमेजिन करें कि आपने 2000 लिखना था बिल के अंदर, लेकिन आप एक ज़ीरो भूल गए और आपने 200 लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि ये तो फिर भी इन्होंने बहुत छोटा फिगर मेंशन किया। अगर आप 2 lakhs की बात कर रहे हैं या 20 lakhs की बात कर रहे हैं और अगर वहाँ आप ज़ीरो लगाना भूल जाते हैं तो आप सोचेंगे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब इन मिस्टेक्स को आप कैसे वो कर सकते हैं, यानी कि ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। यानी कि आपका जो स्टेटिस्टिकल डेटा है, जो नंबर्स वगैरह हैं, उनको आप डबल चेक करें। उसके बाद अवॉइड गेसिंग ऑफ लॉज दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन सेंडर रिसीविंग, यानी कि ऐसा ना करें कि आप गैस कर लें कि रीडर जो है वो इस टाइम ये सोच रहा होगा या रीडर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगा। अक्सर औकात हम मैसेज पूरा टाइप कर लेते हैं, ईमेल टाइप कर लेते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे आपने आधा घंटा 15-20 मिनट लगा के जब ईमेल टाइप की है, एक तो ईमेल टाइप करने का या किसी को मैसेज टाइप करने का, इंपॉर्टेंट मैसेज जब आप किसी के लिए टाइप कर रहे हो तो उसका रूल ये होता है कि आप किसी से भी बात ना करें उस दौरान। अगर कोई आके आपको बात कर रहा है तो आप उसको इशारा कर दें या आप खामोश रहें, तो वो यकीनन नहीं मानेगा। तो ये एक कम्युनिकेशन में रिस्पेक्ट भी मानी जाती है। अगर आप में से कुछ लोग जॉब कर रहे हैं तो जो लोग ऑफिस जॉब कर रहे होंगे तो उनके सीनियर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है ऑफिस कल्चर के अंदर, कि अगर वो ईमेल टाइप कर रहे हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप उनके रूम में चले जाएं या उस टाइम उनसे बात करना शुरू करें। तो बहुत ज़्यादा सीनियर्स जो होते हैं वो उस टाइम आपकी बात का रिप्लाई ही नहीं करते या आपको एक हाथ से इशारा कर देते हैं कि आप 1 मिनट रुक जाएँ। और उसके बाद बाज़ लोग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ईमेल टाइप कर रहे होते हैं वो आपको डांट भी देते हैं या आपको इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि जब मैं ईमेल टाइप कर रहा हूँ तो आप मुझसे बात ना करें या मुझे डिस्टर्ब ना करें। डिटरमाइन वेदर अ फैक्ट हैव चेंज ओवर द टाइम, ऐसा भी हो सकता है कि एक फैक्ट जो आप टाइप कर रहे हैं वो उस टाइम पर चेंज हो गया हो। जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्यूरी का जवाब दे रहे हैं तो सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आ गया और वो जो प्रॉब्लम आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली उसमें सॉल्व हो गई हो या उसके कोई नया मेथड आ गया हो। अदर फैक्टर इज़ इंक्लूजन ऑफ राइट वर्ड्स, कन्फ्यूजन शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अदर फैक्टर ये है कि आप जो है राइट वर्ड्स का इस्तेमाल करें और कन्फ्यूजन जो है वो उसको दूर करें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, हेयर, एक्सेप्ट मीन्स टू रिसीव एंड एक्सेप्ट मीन्स टू ओमिट,
यानी कि अगर आप एक्सेप्ट यूज़ करते हैं और एक्सेप्ट यूज़ करते हैं तो इन दोनों वर्ड्स में क्या होता है कि एक्सेप्ट का मतलब होता है कि रिसीव कर लें और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को हटा दें। तो वर्ड्स बहुत सिमिलर हैं, लेकिन इनकी वजह से कितना आपको लॉस हो सकता है कि अगर आप किसी को प्रपोजल भेज रहे हैं कि भाई आप ये जो है मेरा लेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लें और आपने एक्सेप्ट की जगह EXCPT एक्सेप्ट लिख दिया, तो आप उस पर देखेंगे वो रिसीव ही नहीं करेंगे या कितना इससे प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टेक इन पंचुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन और कैपिटलाइजेशन में जो हम मिस्टेक करते हैं, such mistake in mechanics can also create confusion in the mind of the reader. In today's world, writing has been easier since spell checker and various kind of word formatting are available. यानी कि आज के दौर में जो है वो स्पेलिंग इतना बड़ा इशू नहीं रहा है और काफ़ी हद तक ग्रामर भी इतना इशू नहीं रहा है। ग्रामर के लिए आप ये करते हैं कि गूगल क्रोम के अंदर एक ग्रामरली एक्सटेंशन आती है, वो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। तो उसमें ये होता है कि गूगल क्रोम में जब आप कोई चीज़ें टाइप कर रहे होंगे तो उसमें आपकी वो ग्रामर जो है वो हाईलाइट कर देगा। उसका प्रीमियम ऑप्शन होता है, बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए आपको उसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है जो कि कुछ डॉलर्स की मिलती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो ले लें, वेल एंड गुड। लेकिन उसका जो फ्री वर्जन है जो कि बेसिक है वो भी बहुत अच्छा है। आप ये कर सकते हैं कि ग्रामरली एक्सटेंशन को जो है उसको आप गूगल क्रोम में डाउनलोड कर लें और जाके आप MDB वगैरह या ईमेल्स वगैरह जीमेल या आउटलुक में लिख रहे होते हैं तो बहुत से लोग क्रोम ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि वो आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर देता है एंड देन आप सिंपल क्लिक करके उन सबको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप ग्रामरली को डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप विंडोज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आप वर्ड वगैरह में जो कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, आपको ये प्रैक्टिस कंसीडर करनी चाहिए आप जब यूनिवर्सिटी में पेपर देने जाए मिड टर्म या फाइनल टर्म के, उसमें ये होता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो है वो अपना पेपर करें, डायरेक्टली पेपर सॉफ्टवेयर में अटैम्प्ट ना करें। उसमें आप जो है वो स्पेल चेकर जो है वो ऊपर से ऑन कर सकते हैं। स्पेल चेकर को आप ऑन करें और उसके बाद जितना भी कुछ आपने लिखा है उसको सिलेक्ट करके स्पेल चेक पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो सारी स्पेलिंग आपके लिए चेक कर देगा। आप सिंपल यूट्यूब भी कर सकते हैं कि किस तरीके से वर्ड में स्पेलिंग चेक करते हैं। और फिर भी अगर आपको किसी को कन्फ्यूजन है स्पेलिंग चेक या ग्रामरली के हवाले से तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे कह सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई तो मैं इस पर भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। मिस्टेक इन द लेवल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज़ करते हुए भी जो है कुछ लोग वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? देयर आर टू टाइप ऑफ राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज ये होती है जब आप एक सुपीरियर लेवल पे ईमेल कर रहे हैं तो आप एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हुए एक अच्छे अल्फाज का इंतखाब करते हुए आप मैसेज करेंगे कि किस लेवल पे वो ईमेल जा रही है उस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे एंड देन आप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे। इनफॉर्मल ये होता है आप अपने कुलीग को मैसेज कर रहे हैं या उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप एक इनफॉर्मल सी लैंग्वेज में आप उसको ईमेल कर देंगे। In formal writing, our style is non-conversational. In informal writing, we use words that are shorter, familiar and conversational. यानी कि फॉर्मल राइटिंग में जो है हमारा स्टाइल जो है वो नॉन कन्वर्जेशनल है। नॉन कन्वर्जेशनल से मुराद यहाँ पर ये नहीं है कि हम बात नहीं करना चाहते, यानी कि एक अच्छे वर्ड्स का हम इंतखाब करते हैं एंड देन उसको सेंड करते हैं। आप फॉर्मल स्टाइल करेक्टराइज बाय मोर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि फॉर्मल स्टाइल के अंदर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। कम्प्लेक्स लैंग्वेज आगे कुछ इसकी एग्जाम्पल्स आएंगी वो हम देख लेंगे। इन इनफॉर्मल कैरेक्टराइज बाय शॉर्ट वर्ड एंड सेंटेंसेस, यानी कि शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर। देखिए, थैंक्स अलॉट फॉर योर लेटर। कॉन्ट्रैक्शन एंड एब्रीविएशन, आई हैव एंड देयर इज, ये जो एब्रीविएशन और कॉन्ट्रैक्शन जो यूज़ होती है इसको आप देख के यूज़ करें। द सिंपल वर्ड एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल लेवल ऑफ लैंग्वेज, अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज आर एज फ्लो, यानी कि फॉर्मल लैंग्वेज यहाँ पर दे रहे हैं। यानी कि मोर फॉर्मल जो है आप अगर सीनियर को ईमेल कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं और लेस फॉर्मल को कर रहे हैं तो आप ज्वाइन का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप एक मीटिंग का इन्वाइट भेज रहे हैं, अगर आप अपने कोलीग्स को भेज रहे हैं, अपने से लोअर लेवल के लोगों को आप मैसेज भेज रहे हैं तो आप लिख लेंगे कि प्लीज़ ज्वाइन द मीटिंग। और अगर आप सीनियर लेवल पे वही मीटिंग का इनविटेशन भेज रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं डियर सर काइंडली पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एंड एक्सेप्ट द मीटिंग इन्विटेशन, इट विल हाईवी, यानी कि इट विल हाईली अप्रिशिएटेड, या इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोकोर है और गेट है, यूटिलाइज है, यूज़ है, इंटेरोगेट है, क्वेश्चंस हैं, इंडेवर है, ट्राई है। यानी कि जब आप इस सुपीरियर लेवल पे ईमेल करते हैं तो आप इस तरीके के कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करते हैं और जब आप जूनियर लेवल पे करते हैं या आप अपने कोलीग्स या फ्रेंड से कोई बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से जो है हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि आपको ये वर्ड बिल्कुल सिमिलर लगेंगे कि फॉर्मल और लेस फॉर्मल है। अगर आप उर्दू में आ जाएँ तो आप जनाब जो है वो फॉर्मल है और तू तड़ाक जो है वो लेस फॉर्मल है। रिमाइंडर आता है, अवॉइड सबस्ट्रक्टेड लैंग्वेज, सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज। सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग सब स्टैंडर्ड से मुराद ये ले लें कि हम तू तड़ाक से बात करते हैं, अबे से बात करते हैं, यार का वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारी उर्दू में, तो वो यार जो है वो सब स्टैंडर्ड के अंदर आ जाएगा। जैसे सब स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, कांट हार्डली तो कैन हार्डली लिखते हैं। एम एट प्रूविंग, एम टू प्रूव, स्टोल्ड, स्टोलन, यानी कि इस तरीके के वर्ड जो है वो आप यूज़ करें।
मैं फिर दोबारा बता दूं आपको कि इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए आपको ये वर्ड बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन अगर आप इसको उर्दू में रखें तो सब स्टैंडर्ड उर्दू में तू तड़ाक हो जाएगा और मोर अप्रोप्रिएट आप जनाब हो जाएगा। यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट ग्रामर, फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन आर सजेस्ट इनएबिलिटी टू यूज़ गुड इंग्लिश। यानी कि ये जो अगर आप इनकरेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, इनकरेक्ट ग्रामर यूज़ करेंगे और फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन लिखेंगे तो तमाम चीज़ें सजेस्ट करती हैं इनएबिलिटी को, और आपको जो है इस चीज़ का इजहार करती हैं कि आपकी अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो आपको चाहिए कि इन तीनों चीज़ों का ख्याल रखें, इनको ठीक करें, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, ऐसा इंप्रेशन नेक्स्ट पर्सनस पे जाएगा। और इन तमाम चीज़ों को आजकल लिखना बहुत आसान है, ग्रामरली, स्पेल चेकर, ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक आपकी इंग्लिश को जो है वो ठीक कर देती हैं। कंसाइजनेस, यानी कि अगर आपने किसी को मैसेज भेजना है तो प्रिसाइज एंड कंसाइज भेजना है, यानी कि शॉर्ट फ्यूएस्ट वर्ड में आप जो है अपना मैसेज उन तक कन्वे करते हैं। अगर आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ईमेल्स आपके पास आती हैं या कितने मैसेजेस आपके पास आते हैं। ऑन एन एवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आप उस नंबर का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने मैसेजेस आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अगर सीनियर लेवल पे, जैसे जैसे आप ऑफिस में सीनियर लेवल पे इन हायरार्की मूव करते जाते हैं तो आपके पास ज़्यादा ईमेल, ज़्यादा मैसेजेस चीज़ें आ रही होती हैं। तो आपने क्या करना है, आप अगर अपने सीनियर को मैसेज कर रहे हैं तो फ्यूएस्ट वर्ड पॉसिबल में आपने अपनी बात करने की कोशिश करनी है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ नेक्स्ट ही कंसाइसनेस। Conciseness is saying what you want to say in the fewest possible word without sacrificing the other C's quality। यानी कि आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे हमने 7 C's हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम 5th या 6th C पे अपने आ गए हैं कंसाइजनेस के ऊपर, और ये 7 C's जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मिड टर्म के लिए भी, ऑब्जेक्टिव और क्विज़ेस के लिए भी। आपने इन चीज़ों को लाजमी पढ़ना है। तो अदर आपने कंसाइज मैसेज लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं करना कि अदर चीज़ जो है वो उनकी क्वालिटीज़ को आप जो है वो कंप्रोमाइज़ कर दें। जैसे अगर आप कंसाइज मैसेज लिख रहे हैं तो आप जो है वो सब स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल कर लें और आप बोलें कि पार्टिसिपेट बड़ा वर्ड हो जाएगा तो मैं जॉइन लिख लेता हूँ। नहीं, आपने फॉर्मल भी रहना है, स्टैंडर्ड मोर अप्रोप्रिएट वर्ड भी यूज़ करने हैं और कंसाइज भी मैसेज रखना है अपना। अ कंसाइज मैसेज इज कम्प्लीट विदाउट बीइंग वर्डी। A concise message save time and expense both for both the sender and the receiver। यानी कि कंसाइज मैसेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किए बगैर पूरा हो जाता है, और कंसाइज मैसेज जो है वो ना सिर्फ आपका टाइम बचाता है बल्कि आपके रिसीवर का भी टाइम बचाता है। इट शोज रिस्पेक्ट फॉर द पार्टिसिपेंट बाय नॉट कलेक्टिंग देम अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। ये आपकी जो सीनियर है जिसको आप मैसेज भेज रहे हैं उसके लिए रिस्पेक्ट भी कंसिडर करता है कि उसका बहुत ज़्यादा उसको अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती जिससे वो कन्फ्यूज़ हो जाए। टू अचीव कंसाइजनेस ऑब्जर्व द फॉलोइंग सजेशन। यानी कि कंसाइजनेस किस तरीके से अचीव की जाती है, इसके लिए आपको फॉलोइंग सजेशन जो है वो कंसिडर करनी चाहिए। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल ना करें। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, अगर आप एक इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड मटेरियल जो है वो आप सेंड करें। ऐसा नहीं कि आपको पूरे राउंड अबाउट से घुमा के उसको इंटेलेक्चुअल वर्ड पे लेकर आएँ, आप डायरेक्टली उनको बताएं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। आगे इनकी एग्जांपल्स भी दी गई है तो आप परेशान ना हो, आगे एग्जांपल्स इसी लेक्चर के अंदर हैं, जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ें मज़ीद समझ में आ जाएंगी। अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन, यानी कि एक वर्ड को बार बार रिपीट करने को मत आप कंसीडर करें। जैसे कि आप एक मैसेज टाइप कर रहे हैं, रमज़ान इज़ अ गुड बॉय, रमज़ान इज़ अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, रमज़ान इज़ गोइंग टू यूनिवर्सिटी। यानी कि अगर आप 3 वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले में लिख सकते हैं रमज़ान इज़ अ गुड बॉय, ही लव टू रीड बुक्स, ही इज़ स्टडिंग इन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो आप रमज़ान को रिप्लेस कर सकते हैं ही से और ही को रिप्लेस कर सकते हैं एंड में जाके दूसरे अल्फाज से। तो आप कम से कम वर्ड यूज़ करके भी कंसाइज कर सकते हैं। एलिमिनेट वर्डी एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं उनको यूज़ ना करें आप। जैसे अब यहाँ पे दिखाया गया एग्जांपल दी गई है कि वर्डी क्या है, एट दिस टाइम। अगर आप एक मैसेज लिख रहे हैं कि एट दिस टाइम, और आप उसकी जगह कंसाइज वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नाउ, जैसे वर्डी वर्ड है ड्यू टू द फैक्ट दैट, आप इसकी जगह कंसाइज वर्ड यूज़ कर सकते हैं बिकॉज। अब ओमिट, अब ये आ गया कि एलिमिनेट वर्डी एक्सप्रेशन। अब उसके बाद सेकंड हेडिंग है ओमाइट ट्राइड अननेसेसरी एक्सप्रेशन। अननेसेसरी एक्सप्रेशन भी आपने अपने मैसेज के अंदर नहीं लगती हैं। जैसे वर्डी कैसे, प्लीज़ बी एडवाइज दैट योर एडमिशन स्टेटमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। यानी कि अब आपको हम नसीहत कर रहे हैं कि आपका एडमिशन स्टेटमेंट जो है वो हमें रिसीव हो गया। एक ये तरीका है मैसेज लिखने का। कंसाइज क्या, योर एडमिशन स्टेटमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, यानी कि आपने सिंपल सी मैसेज ईमेल निकलेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका एडमिशन का स्टेटमेंट जो है वो रिसीव हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा एग्जांपल दी गई हैं वर्डी और कंसाइज की, इसको आप रीड कर लीजिएगा। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे और ईजी लगे वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। Eliminate unnecessary prepositional phrase. Wordy, the issue of the most relevance is teamwork. Concise, the most relevant issue is teamwork. यानी कि most relevant issue जो है वो टीम वर्क है, उसको आपने घुमा फिरा के बोला। और यहाँ पे देखें
सिर्फ एक वर्ड कम हुआ है, बल्कि एक भी वर्ड नहीं कम हुआ, सिर्फ ऑफ हट गया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। लेकिन क्या है कि उसको इस तरीके से लिखा कि वो कंसाइज लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपने ज़बरदस्ती वर्ड्स कम करने कंसाइज मैसेज करने के लिए, नहीं, आपने उस मैसेज को इस तरीके से लिखना है ना कि वो सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड हो। इंक्लूड ओनली रेलेवेंट मटेरियल, यानी कि सिर्फ रेलेवेंट मटेरियल आप कंसिडर वो दें मैसेज को, दूसरा ना दें। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टिक टू द पर्पस ऑफ द मैसेज, यानी कि जो मैसेज का पर्पस है उस पर स्टिक रहें, इधर उधर की बातें ना करें। ओमिट इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस टू द रीडर, अगर आप एक रीडर को बता रहे हैं तो वो ऑब्वियस इन्फॉर्मेशन दें, ऐसा नहीं कि उसको दूसरी इन्फॉर्मेशन दें। जैसे आप एक मिसाल ले सकते हैं कि अगर आपने मरी जाना है और आपने वहाँ पे एक होटल बुक किया, तो वो होटल की जानिब से आपको रिप्लाई आ रहा है कि वेलकम टू आवर होटल, और उसके नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, उसके नीचे टाइमिंग्स लिखी हुई है, उसके नीचे मैनेजर का नाम लिखा हुआ है, और फिर जितने कमरे हैं वो लिखा हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इररिलेवेंट है। आपने रूम नंबर 22 बुक किया है और उसके टाइम इस टाइम से लेकर इस टाइम तक बुक किया है, तो मैं सिंपल मैसेज का रिप्लाई आना चाहिए, थैंक यू वेरी मच सर, योर रिजर्वेशन हैज़ बिन डन, डेट इज़ दिस एंड टाइम इज़ दैट। यानी कि 3 लाइनों में मैसेज ख़त्म हो जाए तो ये एक कंसाइज और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है। उसके मैनेजर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसके कमरों का कलर कैसा है, और उसकी टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। तो आपको रिलेवेंट मटेरियल सेंड करना है जब भी बात करनी। उसके बाद है अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन। अननेसेसरी रिपीटेशन लीड्स टू डलनेस, द मैसेज बिकम वर्डी एंड बोरिंग, हेयर आर सम सजेशन। यानी कि अगर आप बहुत लंबा मैसेज लिखें, वर्डी मैसेज लिखते हैं, तो ये बोरिंग हो जाता है और ये जो है वो डलनेस की तरफ चले जाता है। रीडर का जो है वो इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल डेवलप नहीं होता। यूज़ शॉर्ट नेम्स व्हेन यू हैव मेंशन्ड द लॉन्ग वंस। फॉर एग्जांपल शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की जगह आप सिर्फ शौकत खानम लिख सकते हैं। यानी कि जब आप कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नेम्स लिख दें, जैसे शौकत खानम की जगह आप शौकत खानम लिख दें, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जगह आप PIA लिखते हैं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि द फॉलोइंग लेटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अननेसेसरी रिपीटेशन, यानी कि ये जो लेटर है इसमें अननेसेसरी रिपीटेशन इस्तेमाल हुई है। जैसे कि बोल रहे हैं, विल यू शिप अस सम टाइम एनी थिंग any time during the month of October would be fine, or even November if you are rushed, November would suit us just as well, in fact a little bit better, 300 of the Dell computers। अब ये कोई बोल रहा है, डेल कंप्यूटर को एप्लीकेशन लिख रहा है कि आप जो हैं हमें शिप कर दें किसी टाइम पर भी अक्टूबर में 300 कंप्यूटर, या तो फिर अगर आप नवंबर में कर दें, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स का रश है तो आप नवंबर में भेज दें, और नवंबर हमारे लिए बहुत ठीक है, ज़्यादा तो ठीक नहीं है लेकिन ठीक है, 300 जो है वो रेगुलर डेल कंप्यूटर हमें भेज दें। अब उन्होंने सिंपल सी बात ये की है कि अक्टूबर या नवंबर में हमें 300 डेल कंप्यूटर भेज दें। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा वर्डी एक्सप्रेशन यूज़ हुई है और रिपीटेटिव हो रहा है यहाँ पर, तो इसको कंसाइज किस तरीके से लिख सकते हैं कि प्लीज़ शिप पार्सल कॉस्ट बिफोर द एंड ऑफ नवंबर 300 डेल कंप्यूटर्स। यानी कि एक जो है वो 2 से 3 जुमलों के अंदर जो है, 2 जुमलों के अंदर ये ख़त्म हो गया कंसाइज। यानी कि आपने इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी, आप उसको सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल वर्ड्स कौन से होते हैं, अफोर्ड अस एन अपॉर्चुनिटी, इंटेरोगेट, नंबरस रिमनरेशन, कंसूमेट। यानी कि इस तरीके के वर्ड जो हैं वो आप यूज़ नहीं करें, ये सिंपल वर्ड्स आपने यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अफोर्ड एस एन अपॉर्चुनिटी, इंटेरोगेट, नंबरस रिमनरेशन और कंसूमेट। ये जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको सब्सटीट्यूट करना चाहिए सिंपल वर्ड्स के साथ। ये वर्ड जो हैं वो सिंपल वर्ड से जो हैं वो सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। जैसे इंटेरोगेट था ऊपर, तो यहाँ पे ये जो है वो स्टैंडर्ड का वर्ड आ गया। अब इंटेरोगेट था, क्वेश्चंस लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी चीज़ें लिख सकते हैं, तो इसको सिंपल वर्ड से जो है वो रिपीट कर सकते हैं। कंसाइज वर्ड यूज़ करने चाहिए। आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर अरेंजिंग एंड टू सेंड मी अ कंप्यूटर दैट इज़ एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू बी वन इन माई ऑफिस। तो यानी कि ये हाँ आपको ये टास्क दिए हुए हैं कि आप डिलीट करें एक्स्ट्रा वर्ड और रीराइट करें इस सेंटेंस में। अब ये कोई बंदा जो है वो थैंक यू बोल रहा है अपने IT डिपार्टमेंट को या किसी डिपार्टमेंट को कि आपको आपने मेरे लिए मेरे ही पहले जैसा कंप्यूटर जो है वो अरेंज कर दिया, इसलिए थैंक यू। तो आप सिंपल लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द सेम कंप्यूटर लाइक द लास्ट वन। यानी कि आप सिंपल इस वर्ड में लिख सकते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप करेक्ट वर्ड यूज़ करें, बिटवीन यू एंड आई शी हैज़ अ लॉन्ग वेज टू गो टू बी अ रिलेटर इराग्लेस ऑफ द पर्सन होम यू सेलेक्ट, आई एम रियल प्लेस विद कैंडिडेट, आई डोंट हैव बट 2 पेयर ऑफ शूज़। ये इतना लंबा वर्ड लिखा हुआ है और इसमें करेक्ट वर्ड यूज़ करना चाहिए, बिटवीन यू एंड आई। यानी कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन अस शी हैज़ अ लॉन्ग वे, या बिटवीन अस शी आई डोंट थिंक सो शी बिकम अ रियल्टर। आप इस तरीके के वर्ड जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। अब थर्ड C यहाँ पर आ गया कोर्टेसी। ये लेक्चर इस वजह से बड़ा हो रहा है, मैं आपको डिटेल दे दूं कि यहाँ पे इन्होंने 3 C's जो हैं वो एक साथ
डिस्कस कर दिए हैं, जैसे कि करेक्टनेस के बारे में हमने बात की, फिर उसके बाद हमने कंसाइसनेस के बात की, अब जो है वो कर्टिसी की बात हो रही है। तो ये लेक्चर इस वजह से बड़ा है थोड़ा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में जाके आपको बता रहा हूँ। कर्टिसी इज़ अ क्वालिटी दैट इनेबल अ रिक्वेस्ट टू बी रिफ्यूज विदाउट किलिंग ऑल होप ऑफ फ्यूचर बिजनेस। यानी कि कर्टिसी से मुराद ये होती है कि एक बंदे ने आपको कोई प्रपोजल लिखा है, तो आप उसके प्रपोजल का जवाब इस तरीके से दें कि उसकी जो होप है वो ना मर जाए फ्यूचर के लिए, बल्कि वो उसको एक होप रहे, और एक अच्छे तरीके से इनकार करना। यानी कि एक प्रपोजल को अगर आप किसी की बात को इनकार कर रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से, एक एथिकली उसको इनकार करें, ताकि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी उस तक कन्वे हो जाए। फॉलोइंग आर द सजेशन है कि कर्टियस मैसेज आप किस तरीके से भेज सकते हैं, या कर्टियस टोन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बी सिंसेयरली, टेक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव। यानी कि अगर आप किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तो अप्रिशिएटिव वे में करें, और सिंसेयरली करें, थॉटफुल वे में करें। यूज़ एक्सप्रेशन दैट शो रिस्पेक्ट, वो वर्ड यूज़ करें जैसे रिस्पेक्ट शो करें। चूज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्लेनेशन, यानी कि ऐसी वर्ड्स यूज़ ना करें, ऐसी एक्सप्लेनेशन यूज़ ना करें जो कि अगले बंदे की इज्जत नफ्स को नुकसान पहुँचाए। अब फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, बी सिंसियरली, टेक्टफुल, थॉटफुल एंड अप्रिशिएटिव। यानी कि अप्रिशिएटिव आप कैसे रह सकते हैं। वी बिलीव दैट द एक्सटेंड ऑफ योर करंट ऑब्लिगेशन मेक यू अ बैड क्रेडिट रिस्क। यानी कि एक मैसेज ये है, टेक्टलेस मैसेज जो है वो ये है कि हमें यकीन है इस बात का कि आप पे जितना आपने उधार ले लिया है, अब जो है वो आपको जो है वो बैड क्रेडिट रिस्क पे ले जाएगा। आप बिल्कुल दिवालिया हो जाएंगे, आप जो है वो नहीं दे पाएंगे, आप जो है वो उधार अदा नहीं कर पाएंगे, या ऑब्लिगेशंस अदा नहीं कर पाएंगे, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आप अदा नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये एक टेक्टलेस मैसेज है। दूसरा क्या है, आवर क्रेडिट डिपार्टमेंट इज़ बिलीव दैट बिकॉज ऑफ योर करंट ऑब्लिगेशन एडिशनल क्रेडिट माइट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हैंडल एट दिस टाइम। यानी कि एक तरीके से, इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। ये एक अप्रिशिएटिव और एक अच्छे वे में जवाब जा रहा है कि हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा समझ रहा है कि अगर आपकी जो करंट ऑब्लिगेशन है, और अगर आपको करंट ऑब्लिगेशन के होते हुए आपने मज़ीद उधार लिया या लोन लिया, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको अदा करना। एक आपकी तरफ से सजेशन भी चली गई, और समझदार बंदा जो होगा वो समझ जाएगा कि हाँ यार ये मुझे देने नहीं चाह रहे। जैसे बाज़ औक़ात हम काम कर रहे होते हैं, टीचर या सीनियर लोग जो होते हैं वो हमारे को बड़ा मीठे मीठे सी हमारी बेइज्जती करते हैं। मीठी मीठी से मुराद ये है कि वो एक ऐसा तंज कर देते हैं कि हमें समझ में आ गया कि हमारी इज़्ज़त जो है वो तार तार कर दी है इन्होंने, लेकिन वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और हमें भी समझ में आ जाता है मैसेज। Thoughtfulness and appreciation, writer who send courteous message of deserve congratulation and appreciate help goodwill। यानी कि राइटर जो है वो courteous मैसेज जो सेंड करते हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशन का डिज़र्व करते हैं, और प्लस वो अप्रिसिएशन भी डिलीवर करते हैं, क्योंकि उन्होंने अगले बंदे की गुडविल जो है उनकी एक तरीके से बन जाती है। अब वो एक्सप्रेशन यूज़ करें जो रिस्पेक्ट शो करें। एक्सप्रेशन लाइक इररिस्पॉन्सिबल और आई डू नॉट एग्री विथ, इस तरीके के जो वर्ड जो होते हैं, जैसे आप किसी को इररिस्पॉन्सिबल लिख के भेज रहे हैं, या किसी को आप भेज रहे हैं कि आई डू नॉट एग्री विथ, तो ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो कि रिस्पेक्ट शो नहीं कर रहे होते, और ये बहुत ज़्यादा अनोइंग होते हैं। तो आपने ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो कि रिस्पेक्ट शो कर रहे हो। जैसे कि आप ये कर सकते हैं, आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज यू डिड नॉट टेल अस। आप आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज्ड यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ यू डिड नॉट टेल अस की जगह पे। वाई हैव यू इग्नोर्ड योर सब्सटेंस साइलेंस, योर स्टबर्न साइलेंस, इस तरीके के वर्ड यूज़ ना करें, बल्कि इस तरीके के वर्ड यूज़ करें। आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज, यानी कि मुझे यकीन है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा, ये लिखना बेहतर है। और दूसरी जगह पे यू डिड नॉट टेल अस, ये लिखना थोड़ा सा बुरा है। इंस्टीड ऑफ दिस जेंडर स्पेसिफिक चूज़ द बायस फ्री वर्ड, यानी कि आप अगर किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आप नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन यूज़ करें। यानी कि अगर आप जो है अगर किसी को मैसेज लिख रहे हैं तो आप उसको बिजनेसमैन लिख सकते हैं, ना कि आप उसको लिखें बिजनेस पर्सन और बिजनेस वर्कर लिख दें। आप उसको चेयरमैन लिख सकते हैं, ना कि चेयर लिखें, चेयर पर्सन लिखें, वर्कर लिखें और एम्प्लॉय लिखें। आप मैन पावर बोल के अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो मुखातिब कर सकते हैं, ना कि आप उनको मज़दूर बोलें या नौकर बोलें। इस तरीके की चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें। सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करें, जैसे कि ईच कस्टमर विल बी नोटिफाइड हिज बिल। प्लूरल है, कस्टमर विल बी नोटिफाइड ऑन देयर बिल। प्लूरल से मुराद ये होती है अगर किसी कस्टमर ने आपका बिल पे नहीं किया है, आप उसको ईमेल टाइप कर रहे हैं, आप उसको मैसेज दे रहे हैं कि बिल लिखें, तो वहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते हैं कि रमज़ान यू विल बी नोटिफाइड दैट योर बिल इज़ नॉट क्लियर स्टिल येट। इफ़ यू आर नॉट क्लियरिंग योर बिल वी आर नॉट ऑफर यू मोर बिजनेस या मोर क्रेडिट।
आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवर कस्टमर हु विल बी ऑल कस्टमर विल बी नोटिफाइड दैट ऑन योर देयर बिल्स दैट दे मस्ट क्लियर देयर बिल टू गेट मोर क्रेडिट। यानी कि आप तमाम कस्टमर्स का लिख सकते हैं। मैसेज तो एक उस स्पेसिफिक बंदे के पास जा रहा है तो वो समझ जाएगा, लेकिन आप उसका नाम लिखेंगे तो उसको हो सकता है थोड़ा बुरा लगे। लेकिन अगर आप कस्टमर लिख के भेजेंगे कि हमने तमाम कस्टमर्स को ये चीज़ भेजी है जिनके बिल क्लियर नहीं है, तो उसको ऐसा लगेगा मैं अकेला नहीं हूँ और भी ऐसे लोग हैं, और एक रिस्पेक्ट शो होगी। आपने कर्टिसी इसी चीज़ को कहलाती है कि आप अगले बंदे का नाम भी इस्तेमाल ना करें और इनडायरेक्ट वे में अपना मैसेज उस तक पहुँचा दें। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, अगर उसमें कुछ मैंने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही दी है आपको। तो खैर ये हाईलाइटेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, और इसके साथ साथ जो है फेसबुक पेज का भी लिंक मौजूद है। तो जो मेथड आपके लिए सूटेबल हो उससे हमसे कांटेक्ट करें और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट जो हैं प्रोवाइड कर देंगे। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 97% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो देख के कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने में आपके 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, तो ये 5 सेकंड आई थिंक सो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मज़ीद इट विल मोटिवेट मी कि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, असाइनमेंट, जीडीपी क्विज़, इन तमाम का सोल्यूशन दूँ, और आप जो कमेंट्स और ईमेल कर रहे होते हैं उनका भी जवाब दूँ और उनसे रिलेटेड भी वीडियोज़ बनाऊँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।